इस ज़बरदस्त जजमेंट का लिंक मैं आप सभी की सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से इसको डाउनलोड करके इसको पढ़िएगा और अपने अपने केसेस में इसको यूज़ कीजिएगा, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत ही ज़बरदस्त जज ने बहुत ही खूबसूरती से विस्तार से वर्णित किया है। आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब भी आप लोगों के केसेस चल रहे होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आपके झगड़ों को लेकर के, तो पति की तरफ से जो सबसे ज़्यादा कदम उठाया जाता है वो होता है सेक्शन 9 यानी घर बसाने का केस। लेकिन ज़्यादातर लड़कियां ये कहा करती हैं कि उनके पति असल में इस शादी को नहीं बचाना चाहते, साथ में नहीं रहना चाहते, बल्कि वो खर्चे से बचने के लिए या बाकी सब चीज़ों से बचने के लिए ही खर्चे का केस किया करते हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के उस ज़बरदस्त जजमेंट का जिक्र करने वाली हूँ जिसमें ठीक ऐसा ही हुआ था। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा मैंने आप सभी को शुरुआत में बताया था कि सेक्शन 9 यानी घर बसाने का जो केस किया जाता है, चाहे वो पति की तरफ से किया जाता हो या चाहे वो पत्नी की तरफ से किया जाता हो, ये एक ऐसा प्रोविज़न है कानून का जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बहस होती है और ज़्यादातर लोग इस सेक्शन का प्रयोग किया करते हैं जो उनके दिल में बहुत सारी छुपी हुई बदले की भावना होती है या कुछ और उनके मन में भी चल रहा होता है और वो उस चीज़ को पूरा करने के लिए, दिखावा करने के लिए सेक्शन 9 का केस अक्सर दायर कर दिया करते हैं। ठीक इसी तरह का एक केस बबीता वर्सेस मुन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा और इसमें भी 125(4) के प्रोविज़न्स और सेक्शन 9 के प्रोविज़न्स को बहुत ही विस्तार से बताया गया। इस पति और पत्नी की शादी 13 मई 2093 को हुई थी। कुछ समय तक तो इनके बीच में थोड़ा सा ठीक ठाक चला, लेकिन आखिरकार पत्नी ने सन 2009 में 125 CRPC के तहत कोर्ट में केस दायर कर दिया। इस खर्चे के केस में 2013 में एक इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को अलाउ किया गया, जिसमें इस पत्नी और इनके दोनों बच्चों को 1300 रुपये महीना देने की बात कही गई। और आखिरकार ये केस सीढ़ी दर सीढ़ी चलता रहा और क्योंकि इसमें एक्स पार्टी ये केस हो चुका था और 13 जून 2014 को ये डिसमिस कर दिया गया। अब जिस समय पर इस पत्नी ने ये खर्चे का केस यहाँ दिल्ली में फाइल किया हुआ था, इसी तरह से इनके पति ने हमीरपुर में, जहां वो रहा करते थे, वहां पर सेक्शन 9 का मुकदमा साथ में डाला हुआ था। और ये बहुत ही हैरानी की बात है कि ये दोनों केस पैरेलल चल रहे थे, यानी कि दिल्ली में ये केस 125 का जब डला और जब इसकी प्रोसीडिंग्स हो रही थी, ठीक उसी समय पर हमीरपुर में सेक्शन 9 का केस इस पति ने किया हुआ था और ये भी उसी पैरेलल स्पीड से वहाँ पर चल रहा था। और यहाँ जो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि सेक्शन 9 का जो केस इस पति ने हमीरपुर में किया था, वहाँ पर इस पति ने अपनी पत्नी के द्वारा दिल्ली में खर्चे का केस लंबित होने की बात को नहीं बताया था। और आखिरकार ये जो केस है हमीरपुर वाला जो पति ने फाइल किया था, वो भी एक्स पार्टी डिसाइड हो गया। आखिरकार ये पत्नी, जब इन्होंने देखा कि जो इनकी प्ली थी 125 यानी कि खर्चे की, वो निचली कोर्ट ने खारिज कर दी है, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचती हैं गुहार लगाने के लिए अपनी अपील के द्वारा। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जिस बात पर चर्चा की कि उन्होंने अपनी पिटीशंस में ये बहुत साफ साफ लिखा था
कि वो अब भी अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि उनको सुरक्षा मुहैया कराए जाए, क्योंकि वो उनको अपनी जान का खतरा था। इस बात को निचली कोर्ट ने नहीं देखा, नहीं सराहा। इसी तरह से 125(4) में जहां पर ये कहा जाता है कि कोई भी पक्ष, चाहे वो पति है या वो पत्नी है, अगर विदाउट सफिशिएंट रीजंस वो दूसरे पक्ष के साथ रहने से मना कर देता है, और जो पक्ष जिसने ये केस फाइल किया है वो ये बात को साबित कर देता है कि बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के उसका दूसरा पक्ष उसको छोड़ करके चला गया है, इस बात की भी कमी को महसूस किया दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के ऑर्डर में। इसी के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और बात कही कि पत्नी का कंडक्ट क्या रहा कोर्ट में या पति का कंडक्ट क्या रहा कोर्ट में, इस बात पर भी निचली कोर्ट को बहुत ही संगीनता से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो कि नहीं रखा गया। और ये भी टिप्पणी दी दिल्ली हाई कोर्ट ने कि RCR यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो केस पतियों के द्वारा किया जाता है उसमें पत्नी के साथ रहने की मंशा साफ साफ नज़र आनी चाहिए, और इस सेक्शन 9 के मुकदमे को खर्चे से बचने का हथियार किसी भी हालत में नहीं बनाया जाना चाहिए। और इन सब बातों पर चर्चा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आखिर में ये कहा कि सेक्शन 9 का मुकदमा अगर किसी के भी द्वारा किसी भी कोर्ट में कर दिया जाता है तो निचली कोर्ट को इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ज़रूर करनी चाहिए। उन्होंने ये देखना चाहिए कि आखिरकार पति के क्या क्लेम हैं, पत्नी का क्या क्लेम है, और ये सब चीज़ें देखते हुए जज साहब ने एक और बात पर गौर फरमाया कि ये जो पति सेक्शन 9 के मुकदमे की बात कर रहा है कि सेक्शन 9 के द्वारा वो अपनी पत्नी के साथ घर बसाना चाहता था, उसकी पत्नी उसके साथ घर नहीं बसा रही थी। एक्स पार्टी ये केस हुआ, और इस बात पर जब वो चिल्ला रहा था तो यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था, चूंकि ये जो ऑर्डर था ये एक्स पार्टी किया गया। एक दूसरा, जब पत्नी हमीरपुर कोर्ट में पहुंची थी और उसने वहां जवाब दावा भी दिया था, और उस जवाब दावे में बहुत क्लियरली उस पत्नी ने ये लिख दिया था कि वो अभी भी अपने पति के साथ रहना चाहती है, घर बसाना चाहती है, बशर्ते उसका पति उसको सुरक्षा मुहैया कराए। और यहाँ पर जब पति की तरफ से सेक्शन 9 का मुकदमा है यानी घर बसाने का, लिवा लेकर के जाने का, और पत्नी ये कह रही है कि मुझे जाना है, और इस बात को भी हमीरपुर कोर्ट ने ढंग से नहीं देखा और ऑर्डर सुना दिया एक्स पार्टी, जबकि उसकी पत्नी की प्ली को बहुत अच्छी तरह से देखा जाना था। और एक और बात पर दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये पति जिसने हमीरपुर की कोर्ट में सेक्शन 9 का दिखावे का एक केस किया था, सिर्फ इसने अपना खर्चा बचाने के लिए केस किया था, और वहाँ पर उसने बिल्कुल भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि दिल्ली में उसकी पत्नी ने उसके विरुद्ध खर्चा पाने का एक केस ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। और आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने इम्प्यून्ड ऑर्डर 9 फरवरी 2018 को फिर से बहाल कर दिया, और ये कहा कि अब जल्दी से जल्दी ये निचली कोर्ट में जाएं, क्योंकि ये केस वैसे भी एक्स पार्टी हुआ है। और यहाँ पर पति ने क्या समझदारी की कि वो सेक्शन 9 का जो केस हमीरपुर में चल रहा था वहाँ तो वो बाकायदा हर तारीख पर जा रहा था, लेकिन इस पति ने यहाँ दिल्ली की कोर्ट में जब उसके विरुद्ध उसके बच्चों और उसकी पत्नी के लिए इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर आया, उसके बाद उस पति ने दिल्ली की कोर्टों में आना ही छोड़ दिया। तो यहाँ इस पति की ये मंशा बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी कि उसने इस सेक्शन 9 का जो केस किया है उसको शादी बचाने के लिए नहीं किया है, बल्कि उसने खर्चा बचाने के लिए किया है। और ये सब कहते हुए जज साहब ने आखिर में ये कहा कि चाहे सेक्शन 9 का मुकदमा हो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, चाहे वो सेक्शन 22 का मुकदमा हो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, या चाहे वो सेक्शन 32 का मुकदमा हो डिवोर्स एक्ट के तहत ही, इन सभी केसेस में
निचली कोर्टों को इस बात को बहुत ही संगीनता से देखना होगा कि आखिरकार ये जो केस किए जा रहे हैं सेक्शन 9 के, वो आखिरकार किस मंशा से किए जा रहे हैं और कौन कौन से केसेस इन लोगों के बीच में, इन पार्टीज़ के बीच में पेंडिंग हैं और उन पार्टीज़ में इन लोगों की क्या क्या प्लीज ली जा रही हैं, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स ली जा रही हैं, इन लोगों के अलग अलग कोर्ट में अलग अलग क्या कंडक्ट है, इन सब बातों पर बहुत ही गहनता से निचली कोर्टों को ध्यान देना होगा। इस ज़बरदस्त जजमेंट का लिंक मैं आप सभी की सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से इसको डाउनलोड करके इसको पढ़िएगा और अपने अपने केसेस में इसको यूज़ कीजिएगा कि किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत जजमेंट एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी सुविधा के लिए दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि सेक्शन 9 का केस आने का मतलब ये नहीं है कि पत्नी ने जो खर्चे का केस किया है वो खर्चा अब आपको नहीं देना होगा, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी बातों को गहनता से देखा जाना है कोर्ट्स के द्वारा कि सेक्शन 9 के मुकदमे में आपका कंडक्ट क्या था, आपकी प्लीज क्या थी, आपकी आर्ग्यूमेंट्स क्या थी, आपकी पत्नी की आर्ग्यूमेंट्स क्या थी, और ये भी देखा जाएगा हर एक केस में कि क्या सेक्शन 9 का मुकदमा बार है 125 के आपके मुकदमे में। यहाँ पर आप ये बात बिल्कुल ना सोच लें कि सेक्शन 9 के मुकदमे में हर बार इसी तरह का रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जटिलताएं हैं जिसको दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत ही ज़बरदस्त जज ने बहुत ही खूबसूरती से विस्तार से वर्णित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।